तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे तुमने पढ़ा था कि फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि कुछ ऐसी बेसिक्स जो केमिस्ट्री को लगाने के लिए ज़रूरी होती थी फिजिकल को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट भी नाम देते थे, है ना। ऐसे ही जैसे हम लोग पढ़े थे, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लगाने के लिए ज़रूरी था क्या, केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ना, क्योंकि वो क्या था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट था। ठीक इसी तरीके से बेटा अपन लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तुम्हारे क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि वो सारे के सारे रिएक्शंस जो फॉलो होंगे किसी न किसी मैकेनिज्म से, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी मैकेनिज्म्स होती हैं जो रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं समझ पाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको नहीं आता बेटा वो भूल जाए कि उसे ऑर्गेनिक आता है या आएगा, कभी नहीं आ सकता उसे। जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म पूरी तरीके से कमांड होता है जिसको उस पर, तो समझ जाओ कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और पूरी की पूरी रिएक्शंस क्या होती है, कमांड होती है, क्लियर। और उसके कोई भी क्वेश्चन यार गलत नहीं होते, है ना। हाँ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, लेकिन याद याद रहे कि मतलब याद करना अलग होता है और समझ के याद करना अलग होता है बेटा, है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म में पहला लेक्चर हमारा L1, यहाँ पे लिखेंगे लेक्चर और यहाँ पे लिखेंगे पेज नंबर। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वहाँ पे पेज नंबर के हिसाब से तो अपने आप को क्या कर सकते हो, फोटो कॉपी करवा सकते हो बेटा, या तो तुम क्या कर सकते हो, मतलब समझ लो, लिख सकते हो। सुना वो सारी की सारी, अब सुना एक पॉइंट हम बता रहे हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, मस्ट हैव, उनके पास जरूरी है कि हो क्या, मस्ट हैव कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उस सभी के सभी के पास क्या होंगे बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। और इन्हीं कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना और नया बॉन्ड बनाना इस कॉल्ड रिएक्शन कहलाता है ना। रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। और उसके उसके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रही है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, मतलब होल थिंग्स क्या हुआ, रिएक्शन मैकेनिज्म। सुनो, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है तुम्हें भी पता है, सबको पता है, कि पूरी दुनिया को पता है मोस्टली, कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं सर वो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ब्लड नहीं जाने की पूरी दुनिया को कैसे पता होता है, बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि बेटा कैसे होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है बिटवीन टू एटम्स। ये मानो एटम ए है और ये एटम्स बी है, ये आपस में मॉलिक्यूल्स, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, ए ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और बनाया होगा बॉन्ड फॉर्मेशन किया होगा बेटा किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का, क्लियर। सुना, ये कोवैलेंट बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, है ना। तुमने कहा डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, है ना, इस कॉल्ड एज क्या कहलाता है बेटा, रिएक्शन कहलाता है। तो रिएक्शन में हम लोग सारी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं कि इस कोवैलेंट बॉन्ड को डिसोसिएट करेंगे। इस कोवैलेंट बॉन्ड को डिसोसिएट करने के बेटा दो तरीके होते हैं, कितने, दो। एक तो तरीका ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब बॉन्ड को डिसोसिएट करें तो दोनों में इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने, यानी कि बराबर की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर की ए में जाए और बराबर के इलेक्ट्रॉन्स बी में जाए। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ए ने, ए के पास चले जाए बॉन्ड डिसोसिएशन के बाद, और बी के पास चले गए, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं होमोलिसिस कहते हैं। लिसिस का मतलब होता है बेटा तोड़ना, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, होमोलिसिस कहलाता है। होमो मतलब होता है समान तरीके, यानी कि बराबर भाग, तो होमोलिसिस कहलाता है। होमोलिसिस, अच्छा बॉन्ड फिजन कहेंगे बेटा। बॉन्ड फिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉन्ड का ही फिजन होना है, टूटना है, डिसोसिएशन होना है, क्लियर। तो इसे होमोलिसिस बॉन्ड फिजन कहेंगे। हो सकता है कि जब दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि जब बॉन्ड टूटे तो वो बॉन्ड जब टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है किसी एक के पास चला जाए और दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन्स वो भी खींच ले जाए, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम्स के पास चले जाए बेटा। इस तरीके की यानी कि लिसिस को कह लेते हैं हेट्रोलिसिस कहते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, हेट्रोलिसिस कहते हैं, क्लियर। यानी हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन कहते हैं। सुनो ध्यान देना, होमोलिसिस बॉन्ड फिजन को हम ये भी कह सकते हैं सिमेट्रिकल बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल बॉन्ड डिसोसिएशन। हाँ, स्पेलिंग गलत होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन कहलाते हैं या बॉन्ड फिजन कहलाते हैं, डिसोसिएशन बेटा ध्यान देना। इसे हम लोग कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल बॉन्ड डिसोसिएशन,
सिमेट्रिकल बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। सुनो होगा कैसे, होगा ये कि सर ये मान लो ए और ये बी, ये दोनों मॉलिक्यूल्स दोनों एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की है बेटा, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कोवैलेंट बॉन्ड है। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड अगर आप कह रहे हैं सर सिमेट्रिकली टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ए के पास, एक इलेक्ट्रॉन्स बी के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस तरीके से डिसोसिएशन होगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास डिसोसिएट होंगे, इसे कहते हैं बेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो ए और बी ये कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा, ये जब डिसोसिएट होंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना, कोई एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएंगे, ये नहीं कि ना फरार हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा वहां पे प्लस आ जाएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वहां पे बेटा नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान देना कि जब हेटेरोलिसिस होगा तो फॉर्मेशन होगा बेटा किसका, आयंस का फॉर्मेशन होगा ना। अब वो हो सकते हैं आयंस में कार्बोकेटायंस हो सकते हैं, कार्बो एनायंस हो सकते हैं, मतलब आयंस का फॉर्मेशन होगा हेटेरोलिसिस में। होमोलिसिस में बेटा यहाँ पे क्या हुआ है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, किसका, फ्री रेडिकल्स का। ध्यान रखना, तुमसे पूछेगा सिंपली कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हेटेरोलिटिक फिजन द्वारा होता है या होमोलिसिस, तो आप क्या जवाब दोगे, होमोलिसिस फॉर्मेशन द्वारा होता है ना। दूसरी कंडीशन ये पूछेगा कि होमोलिसिस अगर फेवर्ड करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ किसको, फ्री रेडिकल को, तो उसके लिए क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है ताकि होमोलिसिस हो, हम लोग बात करते हैं उस पर आगे। सुनो, अब हम लोग बात करेंगे फेवरेबल कंडीशन। तो हेडिंग लो डालेंगे, ये पेज जरा बड़ा दूसरा हो जाएगा, हेडिंग डालेंगे क्या, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन है ना फॉर होमोलिसिस। होमोलिसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या, सुनो, तो तुम चाहते हो बेटा ए और ये बना ले क्या बेटा, ए बी जो है ये डिसोसिएट हो और ए के पास इलेक्ट्रॉन्स है और बी के पास इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान देना अगर ऐसा है, यानी कि ए के इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी के इलेक्ट्रॉन बी के पास, मतलब सिमेट्रिकल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और तुम्हें अगर ऐसा चाहिए बेटा तो जरूरी है कि ए और बी के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस हो वो बहुत ज्यादा ना हो, यानी इसके जो डिफरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अगर नहीं होगा तभी ऐसा सिमेट्रिकल डिवीजन होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा बेटा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेंगे, है ना, एक पे प्लस और एक पे माइनस आ जाएगी, तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना पॉइंट नंबर पहला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, किससे, 0.9 से, या इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस बेटा कितना हो, 0। तो मैंने कहते 0 से लेके 0.9 तक का जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है तभी ये फेवर करता है होमोलिसिस को, क्लियर, और फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो। ध्यान देना दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है कि कोई ऐसा, यानी कि कोई ऐसा सॉल्वेंट मिला दिया जाए जिसमें ये इंटरफेयर ना करे, मतलब ए और बी को पोलराइज्ड ना कर पाए, यानी पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से ना कर पाए, है ना, क्या करें, गैसियस मॉलिक्यूल से ले लें या नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, क्लियर। तो ये गैसियस मीडियम में, कौन सा मीडियम, गैसियस मीडियम, क्लियर, गैसियस मीडियम हो बेटा, या नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा नॉन पोलर सॉल्वेंट, ध्यान दें। तीसरी कंडीशन बेटा ये अगर इन्हें हीट कर दिया जाए, है ना, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, डिसोसिएट हो जाएंगे, तो हाई टेम्परेचर, ध्यान देना बेटा, हाई टेम्परेचर। दूसरी हाई प्रेशर, बेटा डाइजोमीथेन का नाम सुना, CH2N2, बेटा टेट्रा इथाइल लेड, बेटा इसे इथाइल कहते हैं, यहाँ टेट्रा लगा दिया, दैट इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल, और यहाँ लेड लगा दिया, टेट्रा इथाइल लेड कहते हैं। डाइजोमीथेन को बेटा DAMB कहते हैं, डाइएजोमीथेन, है ना, ये मीथेन, मीथेन 1 कार्बन और ये हो गया डाइजो, दैट इज कॉल्ड डाइएजोमीथेन।
इनके प्रेजेंस में होता है बेटा तो फेवर करता है क्या, होमोलिसिस को। ध्यान दें, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करें तो जो हाइड्रोजन्स होते हैं बेटा इसकी वैल्यू होती है 2.2। अगर ब्रोमीन्स की बात करें बेटा तो इसकी वैल्यू होती है 2.8। क्लोरीन की अगर बात करें बेटा तो इसकी वैल्यू होती है, क्लोरीन की वैल्यू होती है 3.0 और ऑक्सीजन की बात करें बेटा 3.5 होती है। ध्यान दें बेटा। अच्छा, गैसेस मीडियम नॉन पोलर सॉल्वेंट और इसके साथ तुम ले सकते हो पेरोक्साइड, पर ऑक्साइड। ध्यान है ना, मोस्टली ये भी होती है, मोस्टली क्या 90% लोग पेरोक्साइड देते हैं। ध्यान देना, अगर हम कहें कि मान लो ये H है और ये Br, ध्यान देना, इसमें हमने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो पेरोक्साइड फेवर करता होमोलिसिस को, लेकिन जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी इन लोगों में देख लिया जाए। तो बेटा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.1, इसकी 2.8, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आएगा यानी कि 2.8 माइनस 2.1 ये कितना है बेटा 0.7। तो हमने क्या कहा कि होमोलिसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, जरूरी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कितना हो, 0.9 से कम या 0 हो। तो 0.9 से कम यानी कि 0.7 है, तो 0.7 अगर आ गया तो ये फेवर करेगा बेटा किसको, होमोलिसिस को। तो ये बन जाएंगे क्या, फ्री रेडिकल्स। क्लियर। लेकिन अगर यही बात अगर हम लोग करवाते हैं बेटा HCl के लिए, मान लो ये है H और ये है Cl, ध्यान देना, और पेरोक्साइड ले लें, कोई भी बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हो, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड ले लें C6H5 बेटा, C6H5 है ना, CO का होल ट्वाइस O2, ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड। इनके प्रेजेंस में लेते हैं तो देखो जरा, इसकी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा ये आएगा 0.9। क्लियर, 0.9 जो कि फेवर्ड नहीं करेगी, इससे कम होना चाहिए। इसलिए यहां पे बेटा बॉन्ड का फिजन होगा, क्लियर है, लेकिन यहां पे होमोलिसिस बॉन्ड फिजन नहीं होगा। चलो, तीसरी कंडीशन हो सकता है बेटा यहाँ पे, मान लो कि हम HOH इनके प्रेजेंस में कराने की कोशिश करें हाइड्रोलिसिस, यानी कि प्रेजेंस अब क्या, पेरोक्साइड जैसे कराओगे तो ध्यान देना बेटा, इसका 2.1 ऑक्सीजन का 3.5, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया ये कितना है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.4। क्लियर। अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तक तो थोड़ी पॉसिबिलिटी थी 0.9, लेकिन इससे कम होना चाहिए होमोलिसिस के लिए। यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी फेवर नहीं करेगा होमोलिसिस हो, तो यहाँ पे होगा क्या, हेड्रोलिसिस, वो बाद में बात करें। क्लियर। तो यहाँ पे ये होगा हेड्रोलिसिस और बनेगा बेटा पता H+ और OH माइनस, ये आगे देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे होमोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, होमोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। अब हम बात करेंगे किस चीज की, हेड्रोलिसिस की। हेड्रोलिसिस की सुना, हेड्रोलिसिस, हेड्रोलिसिस सर, हेड्रोलिसिस ध्यान देना, हेड्रोलिसिस में क्या होगा, ये A और B बेटा ध्यान देना, A और B ये कोवेलेंट बॉन्ड डिसोसिएट होंगे बेटा, A+ और B-। ध्यान देना, एक माइनस होगा और एक प्लस बनेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे, और जिसके पास कम होंगे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा बेटा, आयंस होंगे, आयंस बनेंगे, है ना। अगर कार्बन से तो उनसे कहेंगे कार्बन्स आयंस, है ना, कार्बन आयन। अब वो कार्बन आयन हो सकता है कि अगर केटायन है तो हम कहेंगे कार्बो केटायन, अगर एनायन है तो कहेंगे कार्ब एनायन। क्लियर। सुनो, इसके लिए जरूरी है कि इन मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, पोलराइज्ड करते हैं। तो पोलराइजेशन के लिए जरूरी है कि इनका जो मीडियम हो बेटा, मीडियम कैसा हो, यानी जो सॉल्वेंट हो कैसा हो, पोलर सॉल्वेंट हो। पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। पोलर सॉल्वेंट में स्पेशली बेटा वाटर ही लेते हैं मोस्टली, क्योंकि इसके पास पोलरिटी होती है, अभी तो देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस की वजह से, है ना। दूसरी पॉइंट ये है कि इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बेटा ये 0.9 से ज़्यादा हो,
तो फेवर्ड करेगा, क्योंकि ये फेवर्ड नहीं करेगा किसको, होमोलिसिस को। तीसरे पॉइंट ये है बेटा कि अगर तीसरा पॉइंट ये है अगर इसके बीच में लुईस एसिड, लुईस बेस है ना, ऐसी चीजें हो तो ये भी फेवर्ड करेंगे किसको, यानी लुईस एसिड या लुईस बेस के परजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, या तो नॉन पोलर पोलर सॉल्वेंट में करवा रहे हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कैसा हो 0.9 से ज्यादा हो, तो ये फेवर्ड करते हैं हेटेरोलिसिस को। क्लियर? सुनो, जैसे हमने अभी कहा कि मान लो बेटा यहाँ पे ROH एल्कोहल, क्लियर, तो इनमें H में यानी कि एल्कोहल में बेटा दो बॉन्ड पाए जाएंगे। एक तो बॉन्ड होगा ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड होगा ये यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड्स होंगे। क्लियर? तो ये दो तरीके से डिसोसिएट हो सकते हैं। एक तो यहां से डिसोसिएशन होगा, जब यहां से होगा बेटा तो ये R+, क्योंकि ये इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो जब R और ऑक्सीजन यानी OH के बीच में यानी कि O के बीच में बेटा बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा इसके बीच में, तो ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा OH-। दूसरी कंडीशन में हो सकता है बॉन्ड यहां से डिसोसिएट हो बेटा, तो ये हो जाएगा RO के साथ नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अब ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना, और ये हो जाएगा H+। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है बेटा कि ये यहाँ से अगर बॉन्ड टूट रहे हैं तो R+ और प्लस OH-1 ने RO- और H+। तो डिपेंड करता है कि हम कौन से रिएक्शन करवा रहे हैं, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है वो आगे पढ़ेंगे, है ना। सुनो, अब एक चीज होती है बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट के साथ आप लोग क्या करते हैं, रिएजेंट मिलाते हैं, कोई भी रिएजेंट हो, ये एंडोथर्मली यानी कि एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करती है ना। एनर्जी हम लोग जब देते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है, और बॉन्ड एसोसिएशन रिएजेंट के साथ होगा, लेकिन ये इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली पूरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मी, और फॉर्मेशन होता है बेटा एक अनस्टेबल कंपाउंड का, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास एनर्जी ज्यादा बेटा, एनर्जी को निकालते हैं यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके बाद ये एनर्जी लूज करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ये फॉर्मेशन करते बेटा प्रोडक्ट का, है ना, ये बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट, ध्यान देना। अब तुम्हें पता है कि जब एनर्जी लॉस होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिसके पास भी एनर्जी कम होगी वो मोर स्टेबल होगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो लेस स्टेबल होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और ये है तुम्हारा क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये प्रोडक्ट कितना स्टेबल बनेगा वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रिएक्टेंट कितना स्टेबल है बेटा। रिएक्टेंट एक्चुअल में जितना ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बनेगा, और ये रिएक्टेंट के लिए जरूरी है, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट जरूरी है कि इनके रिस्पेक्ट में बहुत, ये देखो सबस्ट्रेट और रिजल्ट जब मिलेंगे एंडोथर्मिक, इसके पास एनर्जी ज्यादा आएगी, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, है ना, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा जो कि स्टेबल कंपाउंड्स है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनना, इसका सिंपल सा मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की भी ज्यादा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी होगी बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, ध्यान देना। या यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बेटा, ये यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यह हम लोग कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा एनर्जी, याद है इसको, जितनी ज्यादा हम लोग एनर्जी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जितनी ज्यादा करेंगे एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट के पास एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो हम लोग कहेंगे एनर्जी, या हम कह दे एनर्जी गिवन टू है ना, सबस्ट्रेट फॉर, किसके लिए बेटा, सबस्ट्रेट फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन, क्लियर। अब सुनो, एक
एक करके सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा एक्चुअली होते हैं 6 तरीके के, यानी कि 6 टाइप के होते हैं, सारे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेटा दे